हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल पे। आज हम अभिहेन्द्र एंड का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इसमें से काफ़ी चीज़ें हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, तो इसको हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बाकी चीज़ें आप जो है इसकी बिलाल में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में देखिए, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नॉर्मल लेवल एंड रेफरेंस वैल्यू, डिसीज थ्रेशहोल्ड, क्लिनिकल थ्रेशहोल्ड एंड स्टैटिस्टिकल थ्रेशहोल्ड, assessment of medical factor, distal, proximal, physiological and pathological, पैथोफिजियोलॉजिकल आउटकम में है डिसीज, डेथ, रिकवरी, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा, एरिया अंडर कर्व, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, डेथ स्पेक्ट्रम, सर्वाइवल एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बर्डन ऑफ डिसीज। अब इसमें आ जाइए पेज नंबर 185 में गॉसियन शेप लिखा है। गॉसियन शेप मतलब जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब बेल शेप कर्व बनता है उसी को हम गॉसियन शेप बोलते हैं। पेज नंबर 186 पर आ जाइए। इसमें देखिए जो पैराग्राफ लिखा है, इग्नोरिंग मैथमेटिकल रेगरनेस द कर्व विद दीज जनरल फीचर्स इज कॉल्ड नॉर्मल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वही हमारा गॉसियन कर्व होता है। वी प्रेफर इट टू कॉल गॉसियन। मोस्ट मेडिकल मेजरमेंट इन हेल्दी पर्सनस फॉलो ए गॉसियन पैटर्न। तो जब भी जब वो स्क्यूनेस नहीं होती डाटा में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें देखिए जो ग्राफ बने हुए हैं, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड और स्मोक पाइप बना हुआ है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। राइट स्क्यूड मतलब ज़्यादातर डाटा आपका राइट की तरफ है, लेफ्ट स्क्यूड मतलब ज़्यादातर डाटा आपका लेफ्ट की तरफ जो है लाई कर रहा है, और स्मोक पाइप मतलब आपका पहले डाटा नीचे गिरता है, फिर दोबारा ऊपर उठता है, फिर दोबारा जो है आपकी रीडिंग्स नीचे आने लग जाती है, तो वो स्मोक पाइप बनाएगा। स्मोक पाइप जैसे पुराने ज़माने में हीरोज़ जो स्मोकिंग करते थे तो स्मोक पाइप से करते थे, तो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। स्मोक पाइप आगे से कप टाइप का और पीछे से जो है पूरी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या फिर थोड़ा मुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये हो गया हमारा स्मोक पाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखिए कि वो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आ जाइए पेज नंबर 187 पर। इसमें देखिए नीचे मीन, मीडियन और मोड लिखा है। तो द रिप्रेजेंटेटिव सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू। जो भी आपके डाटा की एक सिंगल वैल्यू निकल कर आती है, जो रिप्रेजेंट करती है आपके पूरे डाटा को, उसको हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। मतलब जो सेंट्रल वैल्यू है वो मीन, मीडियन, मोड द्वारा जो है कैलकुलेट होती है। ये हमने जो था सेंट्रल टेंडेंसी वाला या फिर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चैप्टर था बिलाल वाला, उसमें पढ़ लिया था सारा कुछ। तो ये आप वहीं देखिएगा, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा अलग लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो दो चीज़ अलग हैं, जैसे जो मैंने मार्क करा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में ही, थर्ड लाइन में लास्ट में देखिए, फोर्थ लाइन में लास्ट में देखिए, द अदर टाइप ऑफ मीन आर ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो दो मीन और बता रखे हैं इन्होंने, एक तो ज्योमेट्रिक मीन है और एक हार्मोनिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हैज़ एप्लीकेशन इन मल्टीप्लिकेटिव मेजरमेंट सच एज एंटीबॉडी टाइटर एंड गामा रेडिएशन काउंट। जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गामा रेडिएशन काउंट आपकी जो होती है लॉग वैल्यूज़ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में आती है हमारी रेडिएशन की काउंट, तो वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। और जो एंड हार्मोनिक मीन इज समटाइम यूज फॉर एवरेजिंग रेट्स। और हार्मोनिक मीन जो है आपका वो एवरेज रेट निकालने के लिए आपका हार्मोनिक मीन जो है यूज़ होता है। तो जहाँ पर लॉग वैल्यूज़ है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती है, वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, आप इसको याद रखिएगा। फिर मीडियन देखिए, मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपने देख ही लिया है कि मीडियन मतलब मिडल वैल्यू निकालना, पहले डाटा को आप या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करके जो मिडल वैल्यू आती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। फिर 188 पेज पे देखिए, मोड, मोड इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इफ़ द मतलब जो ज़्यादा बार आई है वही हमारा मोड होता है। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी आपके डाटा में ज़्यादा बार आ रही है वो हमारा मोड है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आ जाइए पेज नंबर 189 पर। 189 पे देखिए जो हमारा पैराग्राफ है, बॉक्स से नीचे वाला जो पैराग्राफ है, क्वार्टाइल, टर्टाइल्स और डेसाइल्स आर स्पेशल परसेंटाइल्स, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सारा कुछ। ये बिलाल में देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये भी बिलाल में दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्पर्जन इज द डिफरेंस वन वैल्यू हैज़ विद द अदर। डिस्पर्जन मतलब कोई चीज़ फैली हुई है तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का जो फैलाव है उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं, या फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डिस्पर्जन है। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 190 पे। 190 पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय मीन। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। फिर आ जाइए इधर नीचे, समरी मेजर्स फॉर क्वालिटेटिव डाटा लिखा हुआ है, उसमें थर्ड लाइन देखिए,
स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज इज प्रोपोर्शन, तो आप इसको याद रखिएगा। स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंट अगर आप परसेंटेज की निकालते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। दैट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कंसिडरिंग द होल ग्रुप एज वन। ग्रुप को एक मतलब पूरे ग्रुप को एक डाटा समझते हुए या फिर पूरे ग्रुप को वन समझते हुए, मतलब पूरा ग्रुप को एक समझते हुए आप जब फ्रैक्शंस में कोई डाटा निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डिसीज थ्रेशोल्ड, क्लिनिकल थ्रेशोल्ड और स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड, ये हमने बॉक्स में पढ़ेंगे। 194 पर आ जाइए, जो बॉक्स दिया हुआ है 9.2 उसमें ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है ये। तो इस पे देखिए सबसे पहले है डिसीज थ्रेशोल्ड, लेवल बियॉन्ड विच मोस्ट पर्सन वुड स्टार्ट फीलिंग दैट अ डिसीज हैज सेट इन, मतलब एक लेवल जिसके बाद बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि उनके अंदर डिसीज़ जो है सेट हो गया है, मतलब जो है डिसीज़ के रूप आने शुरू हो गए हैं। अ बर्डन दैट डिमिनिशेस द वर्क कैपेसिटी और अ रिस्क फैक्टर फॉर एडवर्स आउटकम लेटर इन लाइफ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी वर्क कैपेसिटी को कम कर दे। मान लीजिए आपको कोई डिसीज़ हो रहा है, उसके थोड़े बहुत आपके जो पूर्ण रूप आने शुरू हो गए, लेकिन जब आपके रूप आ जाते हैं, पूरे लक्षण आ जाते हैं, तो आपकी वर्क कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि आपको जो है रिस्क हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन का, या फिर जो है आपका डिसीज़ है वो उग्र रूप ले सकता है, तो वो हो गया हमारा रिस्क फैक्टर। दिस टाइप ऑफ थ्रेशोल्ड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, एरर ऑफ क्लासिफिकेशन कैन अकर। तो आप थ्रेशोल्ड को समझ लीजिए कि एक ऐसी लिमिट जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपको डिसीज़ जो है सेट हो गया आपकी बॉडी में, या फिर डिसीज़ हो गया है। क्लिनिकल थ्रेशोल्ड देखिए, अ कंप्रोमाइज बिटवीन द लेवल सीन इन हेल्दी पर्सन एंड नॉन हेल्दी पर्सन दैट कैरी मिनिमम रिस्क ऑफ मिसक्लासिफिकेशन, जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन के बीच में एक छोटी सी लाइन जो हेल्दी और अनहेल्दी को डिफ्रेंशिएट करती है, जहाँ पर है मिसक्लासिफिकेशन हो सकता है कि ये पर्सन हेल्दी है या फिर ये पर्सन अनहेल्दी है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थ्रेशोल्ड, मतलब एक छोटी सी लिमिट जो ये डिसाइड करेगी कि आप जो है हेल्दी पर्सन में जाएंगे या फिर अनहेल्दी में जाएंगे। अगर आपने उस क्लिनिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब आप अनहेल्दी हो गए, और क्लिनिकल थ्रेशोल्ड को अगर आपने क्रॉस नहीं करा तो आप हो गए हेल्दी। तो ये है हमारा क्लिनिकल थ्रेशोल्ड। फिर इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड, mean plus minus 2 SG limit where mean and SG are computed on the base of measurement of fully healthy person. In some situation in persons with perfect health, these limits are valid for measurement that have Gaussian pattern. स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड मतलब जब आप मीन प्लस माइनस 2 SG पे कैलकुलेट करते हैं, जो किस पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हेल्दी पर्सन पे कैलकुलेट करेंगे, या फिर जिनकी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट है वो परफेक्ट हेल्थ में है, वहाँ पर आप जो है मीन प्लस माइनस 2 SG लिमिट पर ही कैलकुलेट करेंगे, वहाँ उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड। जब आप उससे ऊपर चले जाएंगे तो आप जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं, इसका मतलब मीन प्लस माइनस 2 SG से अगर आप ऊपर चले गए हैं तो आपने जो है स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड को जो है क्रॉस कर दिया है। इसके बाद देखिए सबसे नीचे देखिए, सबसे लास्ट लाइन जो लिखी है, व्हेन द मेजरमेंट फॉलो ए गॉसियन पैटर्न इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ मीन एज द सेंट्रल वैल्यू। जब भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है मीन मीडियन मोड यूज़ करते हैं। व्हेन आपका अगर गॉसियन पैटर्न है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जो है मीन जो है सेंट्रल वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे किसी भी डाटा के लिए। फिर आ जाइए इसमें पेज नंबर 195 पे, असेसमेंट ऑफ मेडिकल फैक्टर, ओबेसिटी इज अ फैक्टर और बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट हिप रेशियो एंड स्किन फोल्ड थिकनेस आर इंडिकेटर्स। अब देखिए फैक्टर और इंडिकेटर में यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है। फैक्टर क्या है हमारा, ओबेसिटी जो है एक फैक्टर है, और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे BMI से कैलकुलेट करेंगे, या वेस्ट हिप रेशियो से देखेंगे, या स्किन फोल्ड की थिकनेस से देखेंगे, तो वो इंडिकेटर है ओबेसिटी का। तो ये दोनों के डिफरेंस हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 197 पर आ जाइए। देखिए चार्ट बना हुआ है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम और गोल। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज और रिजल्ट फेज इस तरीके से है। तो आप याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो पहले इनपुट देंगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट आएगा। रिजल्ट फेज में क्या आता है, आपका आउटकम आता है और गोल आते हैं। इसी में सबसे ऊपर देखिए, आउटकम इज इन टर्म ऑफ द एफिकेसी ऑफ रेजिमेन कुड बी असेस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट सच एज रिलीफ इन साइन एंड सिम्टम, इंप्रूवमेंट इन बायोकेमिकल मार्कर एंड एबिलिटी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ।
अब आप किसी रेजिमेंट का, किसी इंटरवेंशन का एफिकेसी देख रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, पहले इनपुट होगा, फिर वो प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगा आपका। फिर आप उसका आउटकम देखेंगे कि आपने जो है आपकी रिसर्च में जो इंटरवेंशन करी है उसका आउटकम क्या आया है, मतलब उसके रिजल्ट कैसे आए हैं। और फिर जो है उसका गोल सेट करेंगे कि जो आपकी इंटरवेंशन थी या जो फिर आपकी रेजिमेंट था उसका जब आपने इम्प्लीमेंट करा तो उसका गोल जो आपने सोचा था वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे रिजल्ट फेस में, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बॉक्स नंबर 9.3 जो है डिस्टल फैक्टर और प्रॉक्सिमल फैक्टर्स जहाँ पे लिखे हैं। डिस्टल मतलब दूर वाले फैक्टर और प्रॉक्सिमल मतलब जो पास वाले फैक्टर्स होंगे किसी भी डिसीज को कॉज करने के लिए। आप डिस्टल फैक्टर में एग्जांपल देखिए, इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, बिहेवियर, लिविंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, एज, स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन, लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ दीज आर डिस्टल फैक्टर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉक्सिमल फैक्टर। तो जो एग्जांपल है इनके डिस्टल फैक्टर के वो आप याद रखिएगा। डिस्टल फैक्टर मतलब दूर वाले और पास वाला है जो है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल फैक्टर जो आपके डिसीज को कॉज करता है या फिर जो आपके आउटकम पे इफेक्ट डालता है वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्मोकिंग, अदर एडिक्शन, हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिस, पर्सनालिटी ट्राइट्स, एटीट्यूड एंड फैमिली हिस्ट्री। तो ये जो है आपके ऊपर, आपके आउटकम पे, आपके डिसीज़ पे डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालते हैं। और डिस्टल फैक्टर जो है आपका पहले प्रॉक्सिमल पे इफेक्ट डालता है, उसके बाद आपका पैथोलॉजी क्रिएट करता है। जैसे ऊपर देखिए जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है, पहले डिस्टल आया मतलब दूर के फैक्टर आए, फिर वो प्रॉक्सिमल पे इफेक्ट कर रहे हैं और फिर आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है शुरू हो रही हैं या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन आपकी बॉडी में शुरू हो रही हैं। ऐसे ही इसमें देखिए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड एंड यूरिन केमिस्ट्री। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में देखिए ब्लड कंस्टिट्यूएंट, यूरिन ब्लड टेस्ट फॉर पैथोजेंस। आप इनको याद रखिएगा, इनके जो जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे मॉर्बिडिटी में देखिए टाइप ऑफ डिसीज, इन्फॉर्मिटी, इंजरी, साइन एंड सिम्टम, ऑनसेट एंड रिमिशन, प्रीवियस हिस्ट्री, प्रिवलेंस, ड्यूरेशन, सिवियरिटी। मॉर्टिलिटी में आएगा पॉपुलेशन बेस्ड डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज मॉर्टिलिटी रेशियो, लाइव बर्थ, प्रोपोर्शनल डेथ्स और केस फैटिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल में आता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, सर्वाइवल विद रेजिडुअल डिसेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। तो इनके एग्जाम्पल थोड़े बहुत याद रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डिस्टल और प्रॉक्सिमल वाले के एग्जाम्पल, वो आपको ज़्यादा याद रखने क्योंकि उसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 199 पे भी वही है सब कुछ। देखिए यहाँ पर कई बार जो है स्कोर भी पूछ लेते हैं कि ये जो स्कोरिंग है वो कौन से डिसीज़ के लिए यूज़ हुई है। तो 199 पे जो लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें पॉन्ड्रल इंडेक्स एंड बर्थ वेट रेशियो फॉर न्यूनेट्स लिखा है। इसको देखिए, लार्ज नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप सच एज पॉन्ड्रल इंडेक्स एंड बर्थ वेट रेशियो फॉर न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स में जब हम बर्थ और वेट रेशियो देखते हैं तो पॉन्ड्रल इंडेक्स जो है उससे रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद देखिए जेड स्कोर फॉर चिल्ड्रन, जेड स्कोर देखेंगे चिल्ड्रन के लिए, एंड BMI वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट हाइट रेशियो, ब्रोकाज इंडेक्स एंड कॉनिसिटी इंडेक्स फॉर एडल्ट। तो जब हम वेट और हाइट को जब देखेंगे तो वेट और हाइट वाला जो है बच्चों में होगा पॉन्ड्रल और पॉन्ड्रल इंडेक्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जेड स्कोर भी जो है हम बच्चों में यूज़ करते हैं। और बाकी BMI, वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट हाइट रेशियो, ब्रोका इंडेक्स और कॉनिसिटी इंडेक्स जो है हमारा एडल्ट में यूज़ होता है। तो ये जो इंडेक्सेस हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है या फिर ये जो हमारा ग्रेडिंग है या फिर ये जो स्कोरिंग सिस्टम है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो ब्रोका इंडेक्स और ये वाला जो ब्रोका इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है अभी फिलहाल PhD में, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए 200 नंबर पेज पर आ जाइए, जो बॉक्स नंबर 9.4 है। इसमें देखिए एक पॉइंट लिखा है फॉरेन आउटकम इंडिकेटर, नीचे जो पैराग्राफ है, फॉरेन आउटकम इंडिकेटर कन्वेंशन इज टू टॉक अबाउट क्लैरिटी, रिलीवेंस, इकोनॉमिक एडिक्वेसी एंड मॉनिटोरेबिलिटी, एक्रोनिम्ड एज क्रीम। तो क्रीम जो है हमारा आउटकम इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है कि हमारा आउटकम जो इंडिकेटर हो रहा है वो क्या है, अगर मतलब वो क्लियर है कि नहीं है, रिलीवेंट है कि नहीं है, इकोनॉमिक है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है, या फिर मॉनिटर आप कर सकते हैं कि नहीं उस आउटकम को। तो वो है हमारा मतलब आउटकम को, आउटकम जो इंडिकेट मतलब जो हमारा आउटकम आ रहा है उसको हम इंडिकेटर के मतलब उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए हमें, उसके लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं। तो उसको आप याद रखिएगा कि आउटकम इंडिकेटर क्रीम से रिलेटेड है।
फिर पैथोलॉजिकल फैक्टर एंड डिसीज में देखिए, इसमें भी विजुअल एनालॉग स्केल, वर्बल रेटिंग स्केल, मैकग्रिल स्कोर एंड ग्लोबल परसीव्ड इफेक्ट GPE। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि इस ब्रोका इंडेक्स, कॉनिसिटी इंडेक्स, ये हमारा जो है ओबेसिटी के लिए मेजर करने के लिए आता है। तो आप याद रखिए कि ऐसे इंडेक्सेस जो हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप पेज नंबर 203, एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व जो आप देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए दो कर्व बने हैं आपके, तो जो आपका पूरा कर्व के अंदर अंदर जो एरिया होगा आपके, तो वो हो जाएगा हमारा एरिया अंडर कर्व। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वन पॉपुलर मेथड फॉर ऑफ सच कंपैरिजन इन मेडिकल रिसर्च इज बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर कर्व। दिस इज एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द रिस्पॉन्स कर्व एज शेडेड. This is by itself is really useful in like interpretation but becomes a useful indicator for comparison of response pattern in two groups. If the pattern and areas are nearly the same, it can be concluded that the response in the two group is not डिफरेंट। अब देखिए आप दो ग्राफ बना रहे हैं, जैसे बी और सी वाला जो ग्राफ है, तो इनमें क्या एरिया अंडर कर्व जो है अलग अलग आएंगे, क्यों? बी और सी मतलब जो आपने जो दो डाटा लिए हैं, दो ग्रुप्स के डाटा लिए हैं, उनके जो आपने कर्व बनाए हैं उसमें जो आपका एरिया आ रहा है, तो उसके कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, उस पूरे एरिया को शेडेड कर देंगे। ए और बी मतलब बी और सी, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, तो बी और सी जब आप लेंगे अलग अलग ग्रुप, तो उनके जब एरिया देखेंगे आप, तो उससे आप पता लगा पाएंगे या फिर उससे आप कंपेयर कर पाएंगे दोनों ग्रुप के जो डिफरेंस आएगा, या फिर दोनों ग्रुप के जो इंडिकेटर्स में जो डिफरेंस आएगा वो होता है हमारा एरिया अंडर कर्व। आप ये मान लीजिए कि आपके कर्व के अंदर अंदर वाला जो एरिया है वो आपने पूरा शेडेड कर दिया है, तो वो होता है हमारा एरिया अंडर कर्व या फिर AUC। इसके बाद आ जाइए 204, इसमें पॉपुलेशन बेस्ड डेथ रेट लिखा हुआ है CDR। तो ये सारा आपको बिलाल में से देखना है, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ पे फॉर्मूलाज भी अलग से लिखे हुए हैं बॉक्स बना के, तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा पूरा। 205 पे भी जो सब कुछ लिखा है वो भी आपको सिर्फ बिलाल में से देखना है। इसके ऊपर आप जो आपका यहाँ पे असेसमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी जहाँ पे शुरू हुआ है आपका टॉपिक पेज नंबर 204 पे, उसके ऊपर आप बिलाल लिख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बिलाल से पढ़नी है। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 209 पर आ जाइए। ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, व्हेन सर्वाइवल ड्यूरेशन इज नोटेड एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ इंटरवल यूज कैप्लन मियर मेथड ऑफ सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस के लिए हम कैप्लन मियर मेथड यूज़ करते हैं। मैंने पीछे भी जब ग्लॉसरी की जो वीडियो बनाई है तो उसमें कैप्लन मियर मेथड का जो है बताया गया है कि सर्वाइवल एनालिसिस के लिए आप जो मेथड यूज़ करेंगे, किसी भी कोई भी आपके पास डाटा है मान लीजिए, तो आपके जो डाटा है उसमें सब्जेक्ट कितना सर्वाइव करेगा उसको हम जो नोट करते हैं वो करते हैं, या फिर कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं कैप्लन मियर मेथड से। In this method, the censored values are counted only up to the time the subject are seen alive. After they are ignored. जब तक आपके सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं कि जिंदा हैं, तब तक की वैल्यू आप उसमें कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप जो है उसको इग्नोर कर देते हैं उसकी वैल्यूज़ को, तो उसको हम बोलते हैं कैप्लन मियर मेथड। तो याद रखिएगा कैप्लन मियर मेथड जो है सर्वाइवल से रिलेटेड है। इसके बाद पेज नंबर 210 पे देखिए, फॉर एग्जांपल जहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन, देयर इज अ वेल टेस्टेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर विद 100 आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए WHO ने जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्वेश्चनर तैयार किया गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस कंट्री में या फिर किस स्टेट में या फिर कोई से भी एरिया में, अगर आप किसी उस एरिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चनर तैयार करके दिया गया है, जिसमें मतलब 100 आइटम्स का एक जो है क्वेश्चनर तैयार करके दिया गया है, जिसमें आप जो है अपने सब्जेक्ट के जो है इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इट्स ब्रीफ वर्जन कंटेन 26 आइटम। अगर आप उसका ब्रीफ वर्जन लेंगे तो उसमें 26 आइटम है। देर इज़ अनदर विथ 36 आइटम कॉल्ड SF36। एक और जो है हमारा, तो इसमें मान लीजिए आपके 3 है, एक में 100 आइटम है, एक में 26 आइटम है और एक में 36 आइटम है, तो 36 वाले को हम बोलते हैं SF36। दिस कैन बी यूज ऑन हेल्दी पर्सन एंड वेस्ट। तो ये चीज़ें जो है हेल्दी पर्सन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं किसी कंट्री का, तो हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे निकालेगा, वो भी एक क्वेश्चनरी है, एक परफॉर्मा होता है
हर कंट्री के लिए सेम होता है। उसमें जो है उसको सब्जेक्ट मतलब आपने जो पॉपुलेशन आपकी ली है या फिर जो आपने सैंपल लिया है उनसे वो क्वेश्चंस पूछ के उसको भरा जाता है परफॉर्मा को। फिर उसके बाद जो है आपका इंडेक्स मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है उस कंट्री का। ऐसे ही करके क्वालिटी ऑफ लाइफ निकाली जाएगी उस कंट्री की कि किसी भी कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसे पता लगाएंगे, उस कंट्री के लोगों से क्वेश्चंस पूछ के। जो एक परफॉर्मा जो वर्ल्ड हेल्थ ने दिया है 100 वाला या फिर 26 वाला या फिर 36 वाला, कोई सा भी यूज़ करके आप फिर जो है रेटिंग होती है कंट्रीज़ की कि किस में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी है कौन सी कंट्री में, या फिर किस में अगर आप हैप्पीनेस देख रहे हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी कंट्री का अच्छा चल रहा है उस मतलब WHO के क्वेश्चन या फिर WHO के परफॉर्मा के बेसिस पे। तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा माइंड में रखिएगा। चैप्टर नंबर 9 जो है यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें जो आपका सर्वाइवल और ये क्रूड डेथ रेट मतलब जो आपका डेमोग्राफी और वाइटल वाले जो पोर्शन है वो आप सिर्फ बिलाल से पढ़िएगा, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मीन मीडियन मोड है वो भी आप बिलाल से ही पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और वहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो अलग से बॉक्स में या फिर अलग से जो है टेक्स्ट के बाद जो लिखे गए हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं और वहाँ पर जो है आपको याद भी रह जाता है। तो इस चैप्टर को आप ज़्यादातर बिलाल से ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत ही कम हाईलाइट किया हुआ है। बहुत ही कम जो है अभय इंद्रायण में इस चैप्टर में जो है बिलाल से अलग है, बाकी आप सारी चीज़ें वहीं से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।